friends, welcome to ABC Economics. Today we are going to start with our first series of lectures, and our first topic would be National Income Accounting. अपने बेसिक लेक्चर सीरीज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का रोल क्या होता है। So first of all, we have to understand that what is the role of national income accounting in any country or economy. उसके लिए एक एग्जांपल स्टडी करते हैं. So suppose there is one person whose name is Ram. Ram एक person है. Nowadays he is not feeling well. उसको आजकल क्या हो रहा है, वो आजकल बीमार है. So वो क्या करता है, एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या बोलता है उसको कि मैं तुमको ये टेस्ट लिख के दे रहा हूँ और यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड. और टेस्ट करने के लिए वो कहाँ जाता है, डायग्नोस्टिक लैब में जाता है. ओके, सो डायग्नोस्टिक लैब वाला उसका सैंपल लेता है और उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट रन करता है और उसकी टेस्ट की क्या होता है, रिपोर्ट जनरेट होती है. ओके, तो एक रिपोर्ट जनरेट होती है राम की ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्लड सैंपल, और वो ही रिपोर्ट क्या होता है, डॉक्टर के पास उसको लेके जाता है. रिपोर्ट को राम डॉक्टर के पास लेके जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट डॉक्टर क्या करता है, उसको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देता है. ओके, सो आफ्टर फ्यू डेज जो दवाइयाँ लेने के बाद में वो क्या होता है, राम वो क्या हो जाता है, एकदम फिट हो जाता है, हेल्दी हो जाता है. ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो उसी प्रकार राम की तरह ही अपना जो पर्सन है वो क्या है, अपनी इकोनॉमी है. इकोनॉमी है वो क्या है, एक जटिल विषय है. सो इकोनॉमी इज हैविंग very different part, different sectors, lot of components, so it is a complex thing. ओके, बहुत ही जटिल विषय होता है. तो उस विषय का अध्ययन कौन करता है, व्हाट आर द पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमी, दोज आर इकोनॉमिस्ट. तो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं वो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं. ओके, इकोनॉमिस्ट लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे कर पाते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की हेल्प लेते हैं वो. ठीक है, एक जो फ्रेमवर्क होता है उसका वो हेल्प लेते हैं. ओके, तो ये डिसाइड कौन करता है, ये सब चीज़ें कौन करता है, ये सब चीज़ें करता है किसी भी देश का एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम. ओके, सो एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है, हर देश का होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में वो स्टैटिस्टिकल सिस्टम का नाम क्या है, वो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो NSO है वो ये सब डेटा कलेक्ट करता है. और वो डेटा कैसे कलेक्ट करता है, डेटा कहाँ से आता है उनके पास में, डेटा आता है उनके पास में वेरियस ऑथोरिटीज होती है जो ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है. ये प्राइवेट हो सकती है या फिर गवर्नमेंट हो सकती है. और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो फिजिकल सैंपल्स करें या फिर सर्वेस करें. सो सर्वेस के माध्यम से भी NSO अपना डेटा इकट्ठा करता है. ओके, तो NSO है, जो है NSO इंडिया का, वो दो चीज़ों से मिलाया गया है या फिर दो संस्थान को मिला के NSO को बनाया गया है और उसे अभी रिसेंटली ही बनाया गया है. ओके, तो CSO और NSSO था, उसको मर्ज करके सरकार ने क्या किया है, NSO बनाया है. ओके, तो जो सैंपल कलेक्ट करने वाले और जो भी डेटा इकट्ठा करने वाला काम है, ये सब ये ऑर्गेनाइजेशंस करती है. ठीक है, तो और फिर ये लोग क्या करते हैं, NSO क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करते हैं. ठीक है, ये पूरा रिपोर्ट जनरेट करते हैं इकोनॉमी के ऊपर. इकोनॉमी के ऊपर हो सकती है या फिर डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर हो सकता है. ओके, तो रिपोर्ट्स के आधार पर ही क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट कोई भी सजेशन देते हैं. ठीक है, तो रिपोर्ट्स को कौन स्टडी करता है, रिपोर्ट्स को स्टडी करने वाला जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उसको थरली क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं। और अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में या किसी भी क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्लो डाउन चल रहा है या फिर इनकम्स नहीं हो रही है जनरेट, अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव है, तो क्या करता है इकोनॉमिस्ट, क्या करते हैं पॉलिसी मेकर्स को, क्या करते हैं पॉलिसी मेकर्स, ओके पॉलिसी मेकर्स को क्या करते हैं वो सजेशंस देते हैं कि आप ये चीज करके आप जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उसको संभाल सकते हो और वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे या फिर रूल्स बनाएंगे या फिर रेगुलेशंस बनाएंगे, उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो फिर वापस इकोनॉमी क्या हो गई, हेल्दी हो गई, इन केस economy was previously going through any slowdown. Okay, see friends, the person who are involved in statistics are called statisticians. ठीक है, उसे हम डेटा साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, because they are involved in collection and methods of evaluating data to calculate GDP figures. Okay, तो जो इंडिया के जो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है जो स्टैटिस्टिशियन है, उनका नाम है फॉर एग्जांपल प्रणब सेन। This is a person who is a chairman of a committee which has been assigned a role of evaluating the GDP figures again independently. Okay, उनको ऐसी कमेटी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक तो वो बहुत ही रेप्यूटेड नाम है, और सेकंड जो जीडीपी के जो एलिगेशंस लग रहे थे सरकार के ऊपर कि सरकार जीडीपी पे फिगर्स एक्सेजरेटेड करके बता रही है। ठीक है, और ये एलिगेशंस बहुत सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस लगा रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे एक्स सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन थे, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हमारे 2014 से लेकर 2018 के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि जीडीपी फिगर्स 2.5% से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि जिनका विषय इकोनॉमिक्स नहीं है या फिर जो लोग बिगनर्स है वो इस चीज़ को आप रिलेट कर पाए। ओके, तो काफ़ी आसान बन जाता है ऐसे रिलेट करके चीज़ों को समझना, इसलिए ही मैंने ये एग्जाम्पल ऊपर वाला लिया था। ओके, आपको मैं एक और एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है या फिर जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो कैसे उपयोगी है। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली जो एनएसओ है उसने एक रिपोर्ट छापी थी, उसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, इसका जो सैंपल लिया गया था, डेटा सेट था 2017-18 के बीच में था, तो उस रिपोर्ट में क्या फाइंड हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.1% हो चुकी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत में है, बेरोजगारी वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो डेटा अगर गवर्नमेंट के सामने नहीं आता तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ जो है स्थिति को सुधारने के लिए जो डिसीजन है वो कैसे ले पाती, नहीं ले पाती। ठीक है, तो किसी भी स्थिति को आपको सुधारने के लिए आपको उस परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब काम करता है एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस स्थिति को समझाने के लिए और इस स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन ले सकती है या फिर फिजिकल मेजर्स ले सकती है, मॉनेटरी मेजर्स ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी इसका रेमेडी ढूंढ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसको अपन को पढ़ना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए या फिर उसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। आपके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है वो एक इकोनॉमी को दर्शाता है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। आप बेसिकली एक इकोनॉमी को फिलहाल दो सेक्टर में आप बांट सकते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स में वो लोग आएंगे जो खरीदारी करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, घरेलू क्षेत्र के लोग।
और फर्म्स में ऐसे जो यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो कमर्शियल यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, ठीक है, ऑफिसेज है, वो किस में आएंगे, फर्म्स में आएंगे। और जो भी जो हाउस होल्ड के यूनिट्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स है, जो कंज्यूमर सेक्टर है, ये किसमें है, हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि फर्म्स को कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए या फिर रिसोर्सेज चाहिए या फिर रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज में क्या आएगा, इसको अपन इकोनॉमिक टर्म्स में अपन को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपीज बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, लैंड आएगा, लेबर आएगा, कैपिटल आएगा और एंटरप्राइज आएगा, ठीक है। और आउटपुट क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स का आउटपुट जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और गुड्स और सर्विसेज को परचेज कौन करता है, परचेज करते हैं हाउस होल्ड्स, ओके। तो हाउस होल्ड किस रूप में परचेज करते हैं, वो एक्सपेंडिचर करके वो परचेज करते हैं। एक्सपेंडिचर किया तो यहाँ पे क्या आया, एक्सपेंडिचर करने के बाद में ये फर्म्स के पास में क्या जाएगा, रॉ कैश जाएगा, ठीक है, मनी जा रहा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने आपके लिए, सो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना था, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च करना था, ठीक है। तो ये पैसा क्या गया, फर्म्स के पास में वापस चला गया, ओके। तो फर्म्स ये पैसा, ठीक है, जो फर्म्स है उसका जो सरप्लस है, जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब जो भी कमाया, इनपुट्स का खर्चा निकाला और आउटपुट से जो कमाया उसका जो सरप्लस रहता है वो क्या होता है, रेवेन्यू माइनस जो कॉस्ट है, लेमन टर्म्स में बोल सकते हैं, वो क्या है, प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स किसके पास में जाएंगे, वो जाएंगे उसके ओनर्स के पास में। तो ओनर्स कहाँ पर बैठे हैं, हाउस होल्ड्स में ही बैठे हैं, शेयर होल्डर। जो इनकम फर्म हाउस होल्ड को ट्रांसफर करती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम, ठीक है। उस इनकम में क्या आएगा, क्या क्या चीजें आ सकती है, उस इनकम में क्या आ सकती है, सैलरीज आ सकती है, वेजेस आ सकती है, ठीक है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट आ सकता है, फिर डिविडेंड्स आ सकते हैं, रेंट आ सकता है। तो ये सब को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं, ओके। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा कंजम्पशन का प्रोसेस है, उसको अपन सी बोलते हैं, ठीक है, कंजम्पशन प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड सेक्टर, ये पहली चीज हो गई, ठीक है। और सेकेंड चीज है वो अपनी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई के रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर कैसे काम करता है, कोई भी बंदा कोई पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसा सेव करता है, सेव कहाँ करता है, बैंक्स में करता है, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में, जो कि किसी भी बैंक के अंदर हो सकता है। और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा एनबीएफसी हो सकती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सेवर्स के पास में जो पैसा है वो लेते हैं और ये कहाँ लैंड करते हैं, लैंड किसको करते हैं, फर्म्स को करते हैं, और ये कुछ इंटरेस्ट कमाते हैं। लैंडिंग करेंगे तो कुछ इंटरेस्ट तो कमाएंगे ही, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निर्धारित होता है, इंटरेस्ट रेट में। और रेट कौन निर्धारित करता है, आरबीआई। आरबीआई कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा निर्धारित करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर जो प्रभाव डालता है वो डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी डालती है या फिर आरबीआई डालता है, ओके। तो थर्ड चीज अपन को पढ़नी है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे अपन जी नोटेशन से लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो इनकम होती है उसमें से कुछ परसेंटेज का अमाउंट कैसे जाता है, टैक्सेशन के रूप में चला जाता है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है आपसे, या फिर डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, जीएसटी, ओके। इनकम टैक्स आ गया डायरेक्ट में और जीएसटी आ गया इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, तो गवर्नमेंट कुछ पैसा लेती है आपसे, और वही पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है,
ठीक है, रेवेन्यू होता है और वही पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल वो कहाँ हो सकता है, कैपेक्स में हो सकता है या फिर रेवेन्यू हो सकती है। सो कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपेक्स एक्सपेंडिचर मतलब जो भी पैसा जो रोड्स ब्रिज एक्सेट्रा को डेवलप करने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे क्या होता है, एसेट्स क्रिएट होता है। और रेवेन्यू जो भी नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, सैलरीज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अल्टीमेटली किसके पास में जाता है, हाउस होल्ड के पास में जाता है या फिर फर्म्स के पास में जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, मान लो कि रोड बनाया तो रोड के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो ये फर्म्स है यही रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली पैसा इनके पास में जाता है। ओके, ठीक है। तो चौथा जो सेक्टर है वो अपन को पढ़ना है, वो है एक्सटर्नल सेक्टर या फिर ओवरसीज सेक्टर बोल सकते हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं एक्स माइनस एम। मान लो कि कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, वो किस में डील करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ चीज़ें बनाती है, कोई गुड्स बना रही है, ठीक है, उसको वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने पे क्या आएगा, उसके पास में पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे। ओके, और यही चीज बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, और ये रॉ मटेरियल क्या है, भारत में उपलब्ध नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपोर्ट्स करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया मतलब चीजें खरीदी, मतलब क्या हो गया, पैसा गया, पैसा गया मतलब डॉलर आपके पास में से चले गए। तो नेट नेट डॉलर कितने आपने कमाए वो करेंगे आप। ठीक है, उसका हिसाब लगाएंगे, तो एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो आपको नेट जो आपको पैसा कितना आपने कमाया वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर इस कंपनी के साथ में इंडिया में जितनी भी कंपनी है उसका मैं एडिशन कर दूंगा, तो आपको ये फोर्थ सेक्टर मिल जाएगा जिसका नाम है ओवरसीज सेक्टर। ठीक है, ओवरसीज सेक्टर्स का नाम है। तो ये सिंपल चीज़ है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम इंडिया के ट्रेड सेक्टर की बात करें या फिर ओवरसीज सेक्टर की बात करें, तो इंडिया का कुल एक्सपोर्ट है जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो करीबन करीबन यूएस डॉलर 300 बिलियन के आसपास है। ओके, और ये कई सालों से 300 और 330 के बीच में रुका हुआ पड़ा है। ठीक है, उसे अब उनको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया के जो इम्पोर्ट्स है वो करीबन 450 से लेके 500 बिलियन तक है। ओके, सो इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज वाले हैं। ठीक है, अगर हम इनवेजिबल्स या फिर आईटी सेक्टर्स के एक्सपोर्ट ऐड कर ले तो ये करीबन 200 बिलियन के एक्सपोर्ट्स और है। ठीक है, इन समरी अपन ये बताएंगे कि जो एक्सपोर्ट है किसी कंट्री की, अगर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट्स कम है तो ये वाला जो ओवरसीज सेक्टर है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वो जीडीपी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर क्या है, एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ड्रैग होगा जीडी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर। तो जीडीपी क्या होगा अपना, श्रिंक होने लगेगा। और एक एडिशनल चीज ट्रेड सेक्टर के बारे में ये भी है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर होता है, अगर इंडिया की बात करूँ तो हमारा जो एमएसएमईज है वो 50% एक्सपोर्ट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब इंडिया से जाने वाला जो 100% में से एक्सपोर्ट में से 50% एक्सपोर्ट सिर्फ एमएसएमई प्रोवाइड करते हैं। तो एमएसएमई की सिग्निफिकेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है। जो ट्रेड सेक्टर है वो बहुत ही हाईली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होता है। इसमें सरकार चाहे तो काफ़ी जॉब्स
जनरेट हो सकते हैं अगर अच्छे से पॉलिसीज को मेजर्स या फिर इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, सो ट्रेड सेक्टर के साथ में ही अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर सिंपल इकोनॉमी को स्टडी करने का आज का एजेंडा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे और अंतिम छोर पे अपन बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।